नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 4 बातूनी के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले प्रश्न करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आइए पहले उपसर्ग और प्रत्यय को समझते हैं। ये देखें, उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कु जमा पुत्र, तो क्या बन जाएगा? कुपुत्र। अब ये पुत्र क्या है? यह एक मूल शब्द है और इसमें कु क्या है? उपसर्ग है। ये शब्द का अंश है, ना कि कोई शब्द। पुत्र तो एक शब्द हुआ और कु क्या है? शब्द का अंश यानी कि शब्दांश। ये कोई शब्द नहीं है, कु शब्द नहीं है, ये शब्द का अंश है। तो जो मूल शब्द या किसी शब्द के आगे लगकर शुरू में लगकर नया शब्द बनाए उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। एक और उदाहरण देखिए, आ जमा जीवन आजीवन। अब इसमें ये जीवन क्या है? एक मूल शब्द है और आ इसके शुरू में लगकर एक नया शब्द बनता है आजीवन। तो ये आ क्या है? उपसर्ग और ये एक मूल शब्द है। इसी तरह से कु क्या है? एक उपसर्ग है और पुत्र एक मूल शब्द है। ठीक है, तो अब प्रत्यय को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न करेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश जो धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर, उपसर्ग क्या था? वो शब्द के पहले लगते थे यानी कि शुरू में, और प्रत्यय अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान जमा ता महानता, महानता में ता प्रत्यय है। उसी तरह कड़वा जमा आहट, तो क्या बन जाएगा? कड़वाहट। तो कड़वाहट में आहट प्रत्यय है। तो आशा करती हूँ आपको दोनों परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहले इन वाक्यों या वाक्यांशों को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा सहर्ष, सहर्ष। ठीक है, अब संयोग देखिए साहब, खुफिया विभाग के हैं, हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था, उन सज्जन से मुझे डर लगता था। अब ऊपर दिए गए वाक्यों या वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए। मोटे काले शब्द यानी कि ये सभी शब्द। अब इन शब्दों में से मूल शब्दों एवं उपसर्ग को अलग करके लिखिए। अब हमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहले हमने लिखा सहर्ष, फिर हमने लिखा संयोग, विभाग, अधिकार, सज्जन। तो ये देखिए, ये सभी हैं शब्द, हमने लिख लिए यहाँ पर। अब इसमें उपसर्ग, क्या उपसर्ग लगा हुआ है? स, और मूल शब्द क्या है? हर्ष। तो इन दोनों के मेल से क्या बना? नया शब्द सहर्ष। संयोग, इसमें सम, सम प्रत्यय, सम उपसर्ग लगा हुआ है और योग क्या है? मूल शब्द है। तो इन दोनों के योग से क्या बना? संयोग। विभाग में वी उपसर्ग है और भाग क्या है? मूल शब्द। अधिकार में अधि उपसर्ग है और कार क्या है? मूल शब्द। सज्जन में सत उपसर्ग जुड़ा हुआ है और जन मूल शब्द है। तो इन दोनों के मेल से क्या बना? सज्जन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। अब मुझे घबराहट होने लगी। डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते
तो चेहरा खिल उठता है, आजकल दिल की बीमारी का बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो अब ऊपर दिए गए वाक्य या वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए। वैसे ही लिखना है हमें ये मोटे काले शब्द, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था। अब इन शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। अब हमने उपसर्ग और मूल शब्द को अलग किया था, इसमें हमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हमने वो सभी शब्द लिख लिए जो मोटे काले अक्षर में लिखे हुए थे। पहला शब्द है लिख कर, तो अब इसमें मूल शब्द क्या है? लिख, और प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है? कर। लिख कर, तो क्या बन गया? लिख कर। घबराहट, इसमें घबरा, घबरा क्या है? मूल शब्द, और आहट क्या है? प्रत्यय। पारिवारिक, पारिवारिक में परिवार क्या है? एक मूल शब्द है, और इक क्या है? प्रत्यय। इक प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाता है? पारिवारिक। उठता, इसमें उठ मूल शब्द है और ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बीमारी, बीमार क्या है? मूल शब्द, और इसमें ई प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द मिला हमें? बीमारी। बीमार जमा ई यानी बीमारी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय की दी गई अधूरी परिभाषा पूरी कीजिए। अब देखिए, परिभाषा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कि जो आरंभ में लगेंगे शब्दांश वो उपसर्ग कहलाएंगे, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रत्यय। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। अब हमें उपसर्ग जोड़ते हुए नया शब्द बनाना है। ये उपसर्ग हैं, ये मूल शब्द है, और नया शब्द देखते हैं क्या बनता है। अभि जमा मान, अभिमान। नी जमा वास, निवास। दुर जमा गुण, दुर्गुण। परा जमा जय, पराजय। बहु जमा मूल्य, बहुमूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न। नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। मूल शब्द दिए गए हैं, यहाँ प्रत्यय दिए गए हैं, और हमें नया शब्द बनाना है। खिल जमा ओना, खिलौना। चढ़ जमा आई, चढ़ाई। बच्चा जमा पन, बचपन। मीठा जमा आस, मिठास। गरम जमा आहट, गरमाहट। अब अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अब ये मूल शब्द हमें दिया गया था, और ये उपसर्ग हमें दिए गए हैं। इन उपसर्गों से हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे रिक्त मूल शब्द है, इसके आगे हम यदि अति लगा दें तो हमें क्या नया शब्द मिलेगा? अतिरिक्त। परिवार के आगे यदि हम यानी कि शुरू में हम स लगा दें, स उपसर्ग लगा दें, तो क्या मिलेगा हमें? नया शब्द सपरिवार। सन, सन के शुरू में यदि हम प्र उपसर्ग लगा दें तो क्या बनेगा? प्रसन्न। नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रसन्न। ज्ञात, ज्ञात मूल शब्द के आरंभ में यदि हम उपसर्ग लगा दें तो हमें क्या मिलेगा? अज्ञात। पढ़, पढ़ मूल शब्द के आरंभ में यदि हम अन लगा दें तो क्या बन जाएगा? नया शब्द अनपढ़। तो इस तरह से आप उपसर्ग लगाकर मूल शब्द के आरंभ में एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब ये हमें मूल शब्द दिए गए हैं, अब हमें प्रत्यय जोड़कर अंत में मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर हमें नए शब्द का निर्माण करना है। ये हमें सभी प्रत्यय दिए गए हैं। जैसे ओढ़
जमा नी, क्या बन जाएगा? ओढ़नी। दिख जमा आवा, दिखावा। सांप जमा एरा, सपेरा। बूढ़ा जमा पा, बुढ़ापा। मनुष्य जमा ता, मनुष्यता। दुकान जमादार, दुकानदार। तो हमने यही वाले सभी प्रत्यय लिए हैं, इन्हीं से हमने नए शब्द बनाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। ये देखिए यहाँ पर ये जो मूल शब्द हैं इनमें हमें उचित उपसर्ग अब खुद से, अब कोष्टक में नहीं दिया गया, हमें खुद से लगाना है कोई भी उपसर्ग और फिर नए शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, जैसे क्रम दिया गया था तो हम क्रम के आगे क्रम के शुरू में यानी कि आरंभ में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि नया शब्द मिले? तो हमने लगा दिया प्र, तो क्या बन गया? प्रकर्म। इसके अलावा हम अनु भी लगा सकते थे, अनुक्रम। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, बस एक हमें जो नया शब्द मिले उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब अगला देखिए कुल। अब हमने कुल के आरंभ में अनु उपसर्ग लगा दिया तो हमें मिल गया अनुकूल। इसके अलावा हम प्रति भी लगा सकते थे, प्रतिकूल, तो हमें प्रतिकूल शब्द मिलता। अब यश के आगे हम अप लगा दें तो हमें क्या नया शब्द मिलेगा? अपयश। दोबारा देखिए, यश के शुरू में या आरंभ में यदि हम अप उपसर्ग लगा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अपयश। जीवन, जीवन के आरंभ में यदि हम आ उपसर्ग जोड़ दें तो आजीवन नया शब्द बनेगा। समझ, समझ के आरंभ में ना जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से, ना उपसर्ग जोड़ने से क्या बनेगा नया शब्द? ना समझ। ठीक है, देखा, अब देखा के आरंभ में अन उपसर्ग जोड़ने से अनदेखा शब्द हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें नए शब्द का निर्माण करना है मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़कर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था उसमें हमने उपसर्ग जोड़े थे, अब इसमें हमें प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, ये मूल शब्द हमें दिया गया है और यहाँ पे हमें प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे चट में हमने नी प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? चटनी। झाड़ जमा न, झाड़न। सजा जमा ना, सजाना। हंस जमा ई, हंसी। मोटा जमा पा, मोटापा। तो इस तरह से नए शब्द बना सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार नए शब्द लिखिए। उदाहरण, समाज जमा इक। जब समाज में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है? सा बन जाता है, मतलब आ बन जाता है। स पे आ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? सामाजिक। अब छोटी ई है तो ज पे छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, और क तो जुड़ना ही है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? समाज जमा इक, सामाजिक। अब अगला देखिए, ये तो उदाहरण दिया गया था हमें। सप्ताह जमा इक, साप्ताहिक। संसार जमा इक, सांसारिक। अगला देखिए, संसार जमा इक, सांसारिक। धर्म जमा इक, धार्मिक। अर्थ जमा इक, आर्थिक। मास जमा इक, मासिक। ये उदाहरण में दिया गया है कि समाज जमा इक से सामाजिक बनेगा, यानी अ आप जमा इक क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। अगर अ है या आ है तो जमा इक, इक जुड़ने से आ बन जाएगा। तो इसी तरह सबके जो पहला अक्षर है सभी में आ की मात्रा लग जाएगी। सप्ताह जमा इक, साप्ताहिक। संसार जमा इक, सांसारिक। धर्म जमा इक, धार्मिक। अर्थ जमा इक, आर्थिक। मास जमा इक, मासिक। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर उदाहरण के अनुसार नए शब्द लिखिए। उदाहरण देखिए, दिन जमा इक, दैनिक। दिन जमा इक क्या बन गया? दैनिक। अब इसी उदाहरण के आधार पर हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे दिन जमा इक से दैनिक बनता है, तो ई या बड़ी ई जमा इक होगा तो क्या इसमें बदल जाएगा? ए में, आई ऐनक में। ठीक है, किस में बदल जाएगा? आई ऐनक में। और आपको पता है जब हम इसकी मात्रा लगाते हैं तो किसी भी वर्ण के ऊपर वो दो मात्राएं लगती हैं। ठीक है, जैसे ऐसे वाली। ठीक है, तो देखते हैं। जीव जमा इक क्या बन जाएगा? जैविक। नीति जमा इक नैतिक, ए की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, शिक्षा जमा इक शैक्षिक, विचार जमा इक वैचारिक, विज्ञान जमा इक वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। अब हमें मूल शब्द में उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है, तब एक नए शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, कई शब्द ऐसे होते हैं, कई मूल शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का जोड़ होता है और उन्हीं से एक नया शब्द बनता है। जैसे इसको देखिए, ये है मान। ये क्या है? एक मूल शब्द मान, और इसके आरंभ में अप लग गया और अंत में इत प्रत्यय लग गया। यानी कि मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग और अंत में इत लग गया। तो ये क्या है? उपसर्ग, और ये क्या है? प्रत्यय। तो क्या बन गया हमारा नया शब्द? अपमानित। क्या बन गया? अपमानित। अब उसी तरह ये मूल शब्द है सन। अब इसके आरंभ में हमने उपसर्ग लगा दिया प्र और अंत में प्रत्यय लगा दिया ता, तो क्या बन गया? प्रसन्नता। प्रसन्नता। ठीक है, अब स्वच्छ। स्वच्छ मूल शब्द है, इसके आरंभ में अ उपसर्ग जोड़ देने से और अंत में ता प्रत्यय जोड़ देने से क्या बनेगा? अस्वच्छता। अब ये बल है। बल मूल शब्द है, इसके आरंभ में निर उपसर्ग जोड़ने से और अंत में ता प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? निर्बलता। ठीक है, जो ये आधा र होता है ना, इसकी मात्रा यहां लग जाएगी ब के ऊपर। ठीक है, अगला देखिए भाव। भाव क्या है? एक मूल शब्द, इसके आरंभ में प्र उपसर्ग जोड़ने से और अंत में इत प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? प्रभावित। अब अगला प्रश्न आओ दोहराएं से संबंधित। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उल्टे शब्द। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। स्वच्छ का अस्वच्छ, शहर का गांव, देश का विदेश, सुगंध दुर्गंध, प्रातः संध्या, उत्कर्ष अपकर्ष। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों को मानक वर्तनी में लिखिए। अब हमें ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हें मानक वर्तनी में, कि मानक वर्तनी में इन्हें कैसे लिखा जाता है। विद्यार्थी को ऐसे लिखा जाता है, आधा द या थी, विद्यार्थी। सुंदर में इस न की जगह अनुस्वार लग जाएगा, सुंदर। द्वारा, अब ये द के पैर में व है तो आधा द, और ये जो नीचे वाला व है ना, ये पूरा है। द आधा है और व पूरा है, तो इसलिए द के नीचे हलंत लगेगा और फिर वा रा, द्वारा। उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा, आधा त। इसमें दो त हैं, आधा त और पूरा त। उद्यान, इसमें द और य है, तो ऐसे लिखा जाएगा मानक वर्तनी में। बुद्धिमान, ये ध धनुष है, ध, तो कैसे लिखा जाएगा? बु, ये आधा द, धी मान, बुद्धिमान। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द जिनका अर्थ समान हो। वृक्ष, वृक्ष को क्या क्या कहते हैं? पेड़, तरु, जलधर।
बादल को मेघ, घन, जलधर। पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल। पक्षी को खग, विहग, नभचर। निर्मल को साफ, स्वच्छ, पवित्र। तो बच्चों, ये थे पाठ 4 बातूनी के अभ्यास सागर के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।